चलिए, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ब्रह्मी एकेडमी के इस डिजिटल प्रोग्राम पर। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC 2025 फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस के तहत, वो टॉपिक बहुत सिंपल है। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन एक बार मैं टॉपिक शुरू करूं उससे पहले आप यूनिट 1 में कितने टॉपिक हैं ज़रा उनके बारे में आप देख लीजिए। और कई बार यदि आपको ये लगता हो कि जो FSO का एग्जामिनेशंस होगा वो हार्डकोर जो है वो केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं ले रहा है स्टूडेंट। MPPSC जो कि दरअसल में एक निकाय है, उसके जरिए ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। ये एग्ज़ाम बराबर ध्यान रखता है कि नॉन साइंस, साइंस और एवरेज स्टूडेंट, बिलो है ना, स्टैंडर्ड स्टूडेंट जिन्होंने ICSE बोर्ड से एजुकेशन ली होगी, जिन्होंने CBSE बोर्ड से, जिन्होंने MP बोर्ड से, तो जो आयोग है वो इस बात का बराबर ध्यान रखता है कि जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही दरअसल में उन्हें क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, और वही क्वेश्चन वो एग्ज़ाम पे देते भी हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोग सबसे पहले यदि FSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितना भी टॉपिक है पेपर 1 में जो सिलेबस है, पेपर 2 में जो सिलेबस है, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल फूड और उसकी वैल्यू। हम जो भी खाना खाते आ रहे हैं शुरुआत से, दाल चावल सब्जी रोटी कढ़ी फाफड़ा, है ना, साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं तो इडली डोसा, नॉर्थ इंडिया की तरफ चले जाएं तो जो दाल चावल है, हर एरिया का अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, खाना होता है और क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है। जैसे आपने ठंडे प्रदेशों में देखा होगा कि जनरली मीट वगैरह यूज़ किए जाते हैं, है ना। आपने जनरली रेगिस्तानी वगैरह एरिया में या अरब के एरिया में भी देखा होगा जहाँ वेजिटेबल नहीं होती, क्रॉप नहीं होते, तो वहाँ एकमात्र सोर्स क्या है जीवन का, या तो अंडे, या तो पशु उत्पाद, या तो एनिमल सोर्सेज से प्राप्त। तो आज के इस टॉपिक में जो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ट्रेडिशनल फूड और इसका इम्पोर्टेंस, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 में टोटल इतने टॉपिक हैं, इतने सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि हम जो भोजन खाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और उसका इम्पोर्टेंस साइंटिफिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बिना देरी किए हुए अब हम शुरू करते हैं कि हमारा जो पारंपरिक भोजन है, जिसको शुरुआत से हमारी पीढ़ियां खाती आ रही हैं, हम खाते आ रहे हैं, आगे भी वो चलता रहेगा, है ना, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जब हम पारंपरिक भोजन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पारंपरिक भोजन ऐसा भोजन होते हैं जिसको हमारी पीढ़ियां शुरू से खाती आई हैं और हम लोग भी आगे उसको खाते रहेंगे। मतलब पारंपरिक भोजन जो है ये हमारी परंपराओं का, प्राचीनतम परंपराओं का कहीं ना कहीं हिस्सा रहा है, हमारी विरासतों का हिस्सा रहा है, और ये किसी एक पर्टिकुलर देश का खान पान भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब्स, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का भी खान पान हो सकता है, एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र हो सकता है जिससे संबंधित भी खान पान और उससे रिलेटेड आदतें हो सकती हैं। लेकिन जो भी पारंपरिक भोजन होगा, याद रखिएगा, वो पारंपरिक भोजन पौष्टिक जरूर होगा, स्वास्थ्यवर्धक जरूर होगा, और स्वाद की दृष्टि से भी वो रुचिकर होगा। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी पारंपरिक भोजन को खाएंगे तो वो टेस्ट जरूर देगा, मतलब जीभ को अच्छा लगेगा, स्वाद में बेहतर होगा। दूसरी चीज, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, क्योंकि पोषण के जरिए ही आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होता है, पहले शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। तो जनरली जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमारी एक ट्रेडिशनल जो थाली होती है उसमें यही सब इंग्रेडिएंट होते हैं। दाल होता है, चावल होता है, सब्जी होता है, रोटी होती है, सैलड होता है, कढ़ी होती है। तो क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या है इसका रियल रीजन, आज के इस पूरे के पूरे सेशन में और पूरे लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और जो मैं आपको पहले बता दूं कि यदि आप साउथ इंडिया के निवासी हैं तो साउथ इंडियन फूड
खाएंगे। यदि आप नॉर्थ इंडिया के निवासी हैं तो नॉर्थ इंडियन फूड खाएंगे। यदि आप वेस्टर्न कल्चर के निवासी हैं तो वहाँ जो खाद्य सामग्रियाँ खाई जाती हैं आप उनका भक्षण करेंगे, आप उनका सेवन करेंगे। मतलब जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ होते हैं वो उस पर्टिकुलर देश काल की जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में दाल चावल चल रहा है तो दाल चावल ही चला आ रहा है, साउथ इंडिया में इडली डोसा वड़ा चल रहा है तो ये भी चला आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर में मीट और वाइन की प्रेफरेंस चली आ रही है तो वो भी लगातार क्या हो रही है, चली आ रही है। मतलब हमारे देश की जीवन शैली का मेन आधार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी पारंपरिक खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेस लिए जाते हैं, जैसे अनाज लिया जाता है, मसाले लिए जाते हैं, सब्जी ली जाती है, इनको नेचर के इंग्रेडिएंट या नेचर के घटकों के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे सब्जियों में क्या होगा स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट, एमापिटा, तो सब्जियों में क्या होगा, विटामिन और मिनरल्स होंगे। अनाज में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। दालों में क्या होगा, प्रोटीन होगा। और इनके अंदर यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे बहुत से तत्व छुपे होंगे। और जब आप पारंपरिक भोजन खाते हैं तो निश्चित रूप में ये आपके शरीर को ऊर्जा देता है, आपके शरीर को स्वास्थ्य देता है, आपके शरीर को स्वाद देता है, स्पेशली जीभ को। और कई बार ये जो विरासत है खान पान की, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी भी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती चली जाती है। तो इस तरह से पारंपरिक भोजन के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिफाइन किया है। हालांकि एफएसओ को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो ये बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ कहाँ खाया जाता है। आपसे वो किसी स्पेसिफिक कोई खाद्य पदार्थ के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं अभी आपको एक एक करके इसमें समझाता हूँ और एक एक करके इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ट्रेडिशनल फूड की वैल्यू क्या है, पारंपरिक खाद्य पदार्थों का महत्व क्या है। तो सबसे पहले जो भी पारंपरिक खाद्य पदार्थ होते हैं इनको बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ फसलों का उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं चावल तो यूज़ करते ही हैं। अगर गेहूं चावल यूज़ नहीं करते तो फिर निश्चित रूप में हम आज के समय पर मिलेट यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री है। जब भी हम पारंपरिक भोजन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सब्जियां यूज़ करते हैं कुछ, और मसाले यूज़ करते हैं। और जितने भी फल, सब्जियां और मसाले हैं ये सभी नेचर के इंग्रेडिएंटों से प्रिपेयर किए गए हैं। और नेचर के इंग्रेडिएंटों से प्रिपेयर किए गए हैं इसलिए इनको हम जैविक पदार्थ या सजीव पदार्थ भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात, अभी तक जो हिंदुस्तान की खेती होती थी जिसमें अनाज, फल और सब्जियां होती थी, ज़्यादातर किसान ये कोशिश करते हैं इनको जब उगाया जाए तो इनमें रसायनों का मतलब है यूरिया, डीएपी, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना, एल्ड्रिन और इस तरह के जो हानिकारक रसायन हैं उनका प्रयोग कमतर से कमतर हो ताकि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की अधिकता हो। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने साल 1984 में जो अनाज के दाने थे, स्पेशली चावल के दाने, उसको इसलिए बैन किया क्योंकि अनाज के दानों में सबसे पहले डीडीटी मिले थे। तो रसायनों की मात्रा खाद्य पदार्थों के अंदर जितनी ज़्यादा देखने को मिलेगी, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उतनी ज़्यादा कमी होती जाएगी। तो सबसे पहला हमारे पारंपरिक भोजन का महत्व यही हुआ कि जो भोजन हम करते हैं वो उस माहौल से उत्पन्न किया जाता है जहां रसायनों का उपयोग लगभग ना के बतौर होता है, और सीजन के हिसाब से हम अपने पारंपरिक खाद्य पदार्थों और पारंपरिक पेय पदार्थों को जीवन का माध्यम बनाते हैं। कैसे? जैसे स्टूडेंट अभी गर्मी आने वाली है तो आप अपने भोजन में ठंडी पदार्थों का या ठंडी वस्तुओं का जो है वो नंबर बढ़ा देंगे। जैसे आप छाछ लेना शुरू करेंगे, दही लेना शुरू करेंगे, है ना, इस तरह की चीज़ें आप शुरू करेंगे। लेकिन वहीं अगर ठंड के सीजन चल रहे होते तो गर्मा गर्म खाना या तेली युक्त खाना आप खाना ज़्यादा पसंद करते। तो नेचर भी हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है, नेचर की तरफ से भी ये कॉल हमको मिलता है कि कैसा सीजन चल रहा है तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए। तो हमारा जो पारंपरिक भोजन है वो मौसम की ज़रूरतों के हिसाब से भी बदलता रहता है।
4 महीने कभी कोई डिश, 4 महीने कभी कोई डिश, 4 महीने कभी कोई डिश। तो डिशेस मेनली चेंज हो सकती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल या रियल फूड तो हमारा दाल चावल सब्जी रोटी वो 12 महीने बड़ा रहता है। तो इस तरह से पारंपरिक खाद्य पदार्थों का पहला इंपॉर्टेंस यही है कि हमारे भोजन में हम स्थानीय और मौसमी खाद्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। या स्थानीय का मतलब है खेतों में उगाई गई या अपने गार्डन में उगाई गई, और मौसमी का मतलब है कि हर 4 महीने में जो सीजन चेंज होता है उसके अनुकूल, जैसे ठंड के टाइम पे ऑटोमेटिकली गुड़ की और तिल की जो है वो कॉस्ट जायकी जो है वो बढ़ जाती है, या जो उसकी रेट है ना, एक्सपेंशन रेट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सिर्फ इसी वजह से। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं आइसक्रीम की सेल रेट बढ़ जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि पारंपरिक भोजन जो है ये हमको गिफ्ट देता है कि हम सीजनल जो फूड हैं उनको भी अपने आहार में शामिल करें, ताकि हमारी जीवनचर्या जो है वो बेहतर हो सके। और इसी को लेकर आयुर्वेद भी ये कहता है कि एक व्यक्ति को बेहतर लाइफस्टाइल यदि रखनी है तो उसकी दिनचर्या और उसकी ऋतुचर्या दोनों जो हैं उसमें प्राकृतिक स्रोतों या पारंपरिक भोजन की एक व्यवस्थित मात्रा होनी चाहिए। और समय समय पे फलों और सब्जियों की मात्राएं सीजन के हिसाब से भी अगर ऐड हो जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है कि जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण। अब आप खुद एक चीज देखें स्टूडेंट, आप जब अपने खाने की थाली को देखते हैं तब उसमें आप कितनी विविधता देखते हैं। आपके खाने की थाली में जहां एक ओर चावल होता है, वहीं दूसरी ओर दाल होती है, तीसरी ओर सब्जी होती है, चौथी ओर गेहूं होता है। आपकी छोटी सी थाली ही 4 जैव विविधता स्थलों को दर्शा रही है। तो इसी दौरान यदि हम पूरी थाली का एनालिसिस करें कि थालियों में पड़े जो थालियों में पड़े जो अनाज होंगे, या थालियों में पड़े जो मसाले होंगे, थालियों में पड़े जो और दूसरे इंग्रेडिएंट होंगे, तो एक थाली जो हमारा पेट भर रही है, जो हमारा पारंपरिक भोजन का काम कर रही है, असल मायने में उस तक हमको पहुंचने के लिए बहुत से पेड़ पौधों और बहुत सी जैव विविधता को हरा भरा रहना होगा। मतलब जब बहुत से गेहूं, बहुत से चावल, बहुत सी दाल, बहुत से मसाले के प्लांट एक साथ ग्रो अप होंगे और एक साथ उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो मार्केट में जाएगी, तब कहीं हमारी थाली के पारंपरिक भोजन के रूप में ये सभी एक साथ आएंगे। मान लीजिए बदलते वक्त के हालात के हिसाब से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी वजह से हमारी थालियों में गेहूं और चावल की मात्रा लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर गेहूं और चावल की ग्रोथ को रोक रहा है। इस वजह से खाद्यान्न फसलों में गिरावट दर्ज हो रही है। इसी वजह से चिंता जाहिर की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और अब वो चाहते हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से यदि खाद्यान्न फसलें, स्पेशली गेहूं और चावल का उत्पादन यदि कम होगा, तो हम मिलेट की तरफ या श्री अन्न की तरफ, या हमारा जो पुराना सुपर फूड था, हम उसकी तरफ जो है वो रवानगी ले सकते हैं। क्योंकि सुपर फूड की सबसे बड़ी खासियत है, मिलेट की सबसे बड़ी खासियत है, श्री अन्न की सबसे बड़ी खासियत है कि तापमान जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना पानी कम होता जाएगा, और ये कम पानी वाले सर्वाइवल माहौल में भी उपज दे सकते हैं, लोगों का पेट भर सकते हैं। तो इसी वजह से आज के समय पे खाद्यान्न फसलों की जब कमी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो फिर मोदी जी के अनुसार हमको मिलेट या श्री अन्न पे लौटना होगा। ये इसी स्टेटमेंट की वजह से है। हालांकि श्री अन्न के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसी लेक्चर में मैं आपको आगे भी दूंगा, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या जो गांव में रहती है, उस जनसंख्या का 30% जो ट्राइब्स कम्युनिटी है, उसमें से 25% लोग आज भी मिलेट पे ही अपनी डिपेंडेंसी रखे हुए हैं। आज भी उनके घरों में मिलेट ही मुख्य भोजन का आधार है। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मिलेट जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, और ग्लूटेन फ्री होने की वजह से न डायबिटीज़ है न कार्डियक डिसीजेस है उन लोगों को जो मिलेट का लगातार लंबे समय से सेवन कर रहे हैं। तो उसके बारे में करेंगे बड़े आराम से बात। पहले देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि जो हमारा पारंपरिक भोजन होता है वो जैव विविधता का संरक्षण करता है। क्यों?
क्योंकि अगर हमको अपना खाना चाहिए तो हमको अनाजों को, सब्जियों को, फलियों को, है ना, मसालों को, इन सब को क्या करना होगा, सुरक्षित रखना होगा, और तभी तो ये हमारी थाली का इंपॉर्टेंट पार्ट बन पाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि ये सभी के सभी खाद्यान्नों को हमको उपजाना है तो रसायनों का इस्तेमाल करना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि रसायनों के ज्यादातर इस्तेमाल से पादपों में और पादपों को फायदा पहुंचाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो एक इस तरफ भी इशारा है कि यदि आपको अपना थाली में अनाज हमेशा बराबर बनाए रखना है तो आपको निश्चित रूप में रसायनों का कमतर उपयोग करना होगा। तभी दरअसल में ये पॉसिबल है कि आपका जो सात्विक आहार है वो पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। यदि आपने रसायनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो निश्चित रूप में कोई ना कोई फूड का मेन स्टफ जो है वो कम हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। वर्तमान समय में सरकार के अथक प्रयासों से गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, मसाले अर्थात जो स्थानीय खाद्य उत्पाद हैं इनकी इतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, चाहे आप जैविक खेती का सहारा मान लें, चाहे आप दूसरी इंपॉर्टेंट खेती को मान लें जिसके अंतर्गत जीरो टीलेज खेती या जिसको हम कार्बनिक खेती भी बोलते हैं या जिसको जीवांश खेती भी बोलते हैं, तो चाहे जैविक खेती या फिर कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के और नए नए तरीके, ड्रिप इरिगेशन, कुल मिला के खेती में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से जो खाद्यान्न उत्पादन है उससे किसानों को बढ़ावा मिला है। और खाद्यान्न उत्पादन इतना होता है कि किसान अपना पेट भर सकता है, देश का पेट भर सकता है, और एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेस हैं अनाज के, चावलों के, फलों के, मसालों के, उनको दूसरे लोगों को बेचकर आर्थिक लाभार्जन भी कर सकता है। तो पारंपरिक भोजन सिर्फ लोगों की भूख नहीं मिटाता, बल्कि पारंपरिक भोजन यदि ज्यादा मात्रा में उपज जाए तो वो आपके आर्थिक समृद्धि का जरिया भी हो सकता है, जैसे कि आप इमेज में बड़े आराम से देख पा रहे हैं। स्टूडेंट, पारंपरिक भोजन का महत्व आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया है, तो आपसे क्वेश्चन वो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि पारंपरिक भोजन का इनमें से कौन सा महत्व नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूं कि पहला ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेगा तो उन्होंने अगर नहीं दे दिया कि इनमें से कौन सा पारंपरिक भोजन का महत्व नहीं है तो फिर कहीं हमारी मुश्किलें ना बढ़ जाएं। इसी वजह से मैं आपको सारी चीजें एकदम क्लियर बता रहा हूं। इसके बाद में यदि आप पारंपरिक भोजन करते हैं, जैसे हम लोग दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाते हैं, तो आप खुद ही बताइए, दाल, चावल, सब्जी, रोटी में उपस्थित दाल आपको प्रोटीन देता है जिससे आपकी मसल्स जो है वो बेहतर डेवलप होती हैं। अनाज में उपस्थित जो गेहूं और चावल हैं ये एनर्जी के सोर्सेस होते हैं क्योंकि स्टार्च स्रोत से समृद्ध होते हैं, और स्टार्ची फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ग्लूकोज जनरेट करता है, लेकिन काफ़ी देर के बाद में, और फिर जब इससे हमको एनर्जी मिलती है तो काफ़ी लंबे समय तक हम मेहनत कर सकते हैं। मतलब जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध कराता है, न्यूट्रिएंट्स के कार्यों को संपादित कराता है, और न्यूट्रिएंट्स शरीर को जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद मानसिक विकास होता है। और हमारे हिंदुस्तान में तो एक प्रथा शुरू से चली आ रही है कि जैसा आप खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो मन से पहले आपका शरीर बनता है, अन्न से सबसे पहले आपका शरीर बनता है, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होगा स्टूडेंट बिल्कुल वैसा ही होगा आपका मानसिक स्वास्थ्य। तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले आप अपने हेल्थ के लिए सोचिए, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ यदि हुई बेहतर तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आपकी मेंटल हेल्थ के। तो जितना बेहतर आपका शारीरिक स्वास्थ्य होगा उससे भी बेहतर आपका मानसिक स्वास्थ्य होगा। तो जो हमारा पारंपरिक भोजन है उसमें ये खूबी है कि वो शारीरिक स्वास्थ्य तो बेहतर करता ही है, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर करता है। तो पोषण और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से लाभकारी होता है ये भोजन। इसके बाद हमारे भोजन में बहुत से ऐसे मसाले होते हैं,
हमारे भोजन में बहुत से ऐसे फाइबर होते हैं, हमारे भोजन में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको शरीर से बाहर कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट फाइबर जो होता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक फाइबर, जैसे आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा कि जिन लोगों को पथरी हो जाती है उन लोगों को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप फाइबर रिच सब्सटेंस ना खाएं, क्योंकि फाइबर रिच सब्सटेंस, पहले तो फाइबर रिच सब्सटेंस कौन है आप ये सुन लीजिए। फाइबर रिच सब्सटेंस का मतलब है जैसे आपकी लहसुन, जैसे आपकी प्याज, जैसे टमाटर, इनमें फाइबरस कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये आपके किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल या कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल के साथ मर्ज होके आपके किडनी को, या स्टोन को और बड़ा और प्रभावशाली बना सकते हैं, जिस वजह से आपको और दर्द और परेशानी हो। इसलिए डॉक्टर फाइबर रिच सब्सटेंस को मना करते हैं या लगभग ना के बतौर कर देते हैं। लेकिन यदि आप हेल्दी हैं तो आपको फाइबर रिच सब्सटेंस जरूर खाने चाहिए, क्योंकि बड़ी आंत में जो मल वगैरह जमा हो जाता है, जिस वजह से आगे चल के कॉन्स्टिपेशन, जिस वजह से आगे चल के डायरिया या गट संबंधी जो डिस्टरबेंस होते हैं, वो बहुत आसानी से ट्रीट कर लिए जाते हैं, बहुत आसानी से बेहतर कर लिए जाते हैं। तो इसी वजह से जो फाइबर हमारे भोजन में उपलब्ध होता है, इसको आंतों का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने में फाइबर हेल्प करते हैं, जिसमें आपके दादाजी या नाना जी कभी न कभी ईसबगोल की भूसी को यूज करते आपने देखा होगा, वो सबसे नेचुरल फाइबर है। इसी तरह से जो विटामिन है, इसी तरह से जो खनिज हैं, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। हमारे शरीर में जैसे सोडियम का रोल मांसपेशियों में है, पोटेशियम का रोल हृदय में है, फास्फोरस का रोल ब्लड में है, कैल्शियम का रोल दांतों में है ना। इसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट सेलुलर लेवल के अंदर तक जाकर फ्री रेडिकल को किल करते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का ये है स्टूडेंट कि हमारे भोजन में परमात्मा ने ऐसे जैविक गुणों को समाहित कर रखा है, ऐसे जादूगर तत्वों को डाल रखा है जो सूक्ष्म जीव हमारे वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा कि जो मिलेट वाले फूड होते हैं, स्पेशली सत्तू वगैरह, रागी वगैरह, रागी से याद आया स्टूडेंट, रागी मिलेट में कैल्शियम का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है। प्रेगनेंसी टाइम पे लेडीज यदि रागी से बनी रोटियां ले तो उसे फिर दूसरे किसी कैल्शियम सोर्स की जरूरत नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में जब प्रेगनेंसी कंफर्म करते थे ऋषि मुनि, तो जो उनके साथ में जो उनकी धर्म पत्नियां होती थीं, उनके लिए जो है रागी के आटे की रोटियां कंपलसरी कर दी जाती थीं। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है, उसकी बोन और टीथ बनने में कैल्शियम चाहिए ही चाहिए, और वो भी ज़्यादा मात्रा में। और अगर माँ यदि कैल्शियम नहीं लेगी तो बच्चे के शरीर में बोन और टीथ डेवलप तो होंगे, लेकिन कैल्शियम की भरपाई माँ को करनी पड़ेगी। तो कई बार आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद जो माएँ हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं बोन और टीथ के मामलों में। वो यही है कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कैल्शियम चला जाता है, जिस वजह से माँ वीक हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि यदि इस तरह के फूड आप यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं जो पचने में भी आसान होते हैं, आपके शरीर के अंदर जाके रोगाणुओं को भी नष्ट करते हैं और किसी तरह की कोई बीमारी का कारण नहीं बनते हैं। तो ये भी हमारे पारंपरिक भोजन का एक महत्व है कि हम रोग प्रतिरोधी रहते हैं या हमको रोग नहीं होते, उसके पीछे हमारा आहार ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए है, जिस वजह से ये हो पा रहा है। अब ये पेज जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस पेज को आपको बहुत तगड़ा कवर करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पेज में से पूछे जाएंगे। और इस पेज में जो चीजें लिखी गई हैं, उन चीजों को न केवल आपको समझना है बल्कि आपको अपनी दैनिक लाइफ में उनको अप्लाई भी करना है। जैसे देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं।
हमारे चैप्टर का नाम है पारंपरिक भोजन का महत्व। तो हम जो भोजन खाते हैं एटलीस्ट उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि उसको हम क्यों खाते हैं या रीजन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया से ही। तो इंडिया में सबसे ज्यादा घरों में प्रचलित है स्टूडेंट खिचड़ी। आपको पता है खिचड़ी किससे बनती है? दाल से और चावल से। और खिचड़ी बनाने का तरीका है कि उसको थोड़ा सा पतला बनाते हैं। सबसे पहली चीज ये स्टूडेंट कि जनरली हम दाल और चावल यूज करते हैं, लेकिन जब आप रोगों से ग्रसित होते हैं, आपकी गैस्ट्रिक क्षमता जब थोड़ी कमजोर होती है, आपकी पाचन क्षमता जब थोड़ी सी वीक पड़ती है, तो ऐसी सूरत हाल में दाल और चावल को बहुत ज़्यादा पानी के साथ में मेल्ट करते हैं हम और फिर पेशेंट को खिलाते हैं। तो खिचड़ी को खिलाने का मेन पर्पस यह होता है कि जिनकी पाचन शक्ति क्षीण है उनके पाचन अंगों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े खाना पचाने के लिए, इसलिए उनको खिचड़ी दी जाती है। तो जब भी आप किसी रोग से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले ऐसा मानता है आयुर्वेद कि आपका जो गट होता है, आपका जो पाचन तंत्र होता है वो वीक पड़ जाता है। इसी वजह से खिचड़ी दिए जाने का रिवाज है। मतलब पाचन तंत्र संबंधी व्याधियां हैं या पाचन तंत्र धीमा काम कर रहा है, पाचन तंत्र कमजोर है यदि आपका, तो आप खिचड़ी खाइए। अब सोचिए कितना यूनिक फेवर है। दूसरी चीज, बाजरे की रोटी। आप में से कई घरों में अभी गेहूं की रोटी चल रही है, लेकिन गेहूं की रोटी के पहले बाजरे की रोटी या तो फिर रागी की रोटी वगैरह चलती थी। तो बाजरे की रोटी जो है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत एनर्जी भी देती थी और पहले के लोग जो है वो मेहनत ज्यादा करते थे। तो निश्चित रूप में मेहनत ज्यादा करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो वो बड़े आराम से बाजरे की रोटी से मिल जाती थी। फिर इसके बाद आपने कई जगह देखा होगा गुड़ और चना। तो गुड़ और चना जो होता है ये सुपाच्य होता है और बहुत पौष्टिक भी होता है। स्पेशली गुड़ में फॉस्फोरस होता है स्टूडेंट। और फॉस्फोरस कल मैंने आपको पढ़ाया था मिनरल चैप्टर, तो ये सिखाया था कि थोड़ी बहुत मात्रा में एसिड और बेस आप लेते हैं जाने अनजाने में, फिर भी क्यों आपकी बॉडी एक पायदान की तरफ मूव ऑन नहीं कर जाती? अगर एसिड ले रहे हैं तो एसिडिक क्यों नहीं हो जाती? बेस ले रहे हैं तो बेस क्यों नहीं हो जाती? बेसिक क्यों नहीं हो जाती? फॉस्फोरस की वजह से। क्योंकि फॉस्फोरस वो रसायन है जो शरीर के पीएच लेवल को कांस्टेंट रखता है, मेंटेन करके रखता है। इसी वजह से गुड़ खाने का रिवाज है। और गुड़ जो है ये कई बार जब खाना खाने के बाद लिया जाता है तो वो पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, मतलब पाचन अंगों को ताकत देता है। कौन? गुड़। और गुड़ में कुछ मात्रा में आयरन भी होता है, और आयरन ऐसा मिनरल है जो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं चने में प्रोटीन का परसेंटेज काफ़ी हाई होता है, और जिस वजह से आपको ताकत भी अच्छी मिलती है, जिस वजह से मस्कुलर डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। और कई बार ध्यान रखिएगा, जो गुड़ चना है उसको लेने का मेन पर्पस है हीमोग्लोबिन लेवल को राइज करना। जैसे आप सब ज़्यादातर स्टूडेंट हॉस्टलर होंगे, आपके लिए तो भाई ब्लड की ही सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आपको पढ़ना होगा, सारे काम करने होंगे, तो आप इनको ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। किनको? गुड़ और चने को, ताकि ये हीमोग्लोबिन राइज करते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में स्टूडेंट सत्तू, लिट्टी, चोखा ऐसे खाद्य पदार्थ जो हैं वो खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्तू जो होता है इसमें हाई प्रोटीन होता है, और लिट्टी चोखा जो होता है, तो लिट्टी दरअसल में आपको भी पता है कि वो एक आटा है, मतलब स्टार्च है, एनर्जी देगा। और चोखा निश्चित रूप में उसमें जो है तेल डाला जाता है, तो वो फैटी कंटेंट आपकी बॉडी को अवेलेबल कराता है, जिससे आपको जो है स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बाद आपकी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? फैट देता है। इसी तरह से यदि हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में रागी मडू, सांभर, चावल, इडली, डोसा, ये सारी चीजें चलती हैं। तो सबसे पहले रागी मडू का मतलब है रागी रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, और उसके बाद आयरन का। तो यदि आप रागी का भोजन करते हैं या रागी को भोजन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कैल्शियम मिलेगा, देन उसके बाद आयरन मिलेगा। और कुछ कुछ केस में जब आपको कैल्शियम मिलेगा और आयरन मिलेगा, तो कैल्शियम की वजह से ही आपकी हड्डियां क्या होंगी? मजबूत होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट आप लोगों को
कि भोजन में रागी दिए जाने का मकसद क्या है, भोजन में खिचड़ी दिए जाने का मकसद क्या है, भोजन में गुड़ और चना का महत्व क्या है, इस तरह से। लेकिन जिस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं वो है प्रोबायोटिक फूड। यहां प्रोबायोटिक का मतलब है ऐसा फूड जिस फूड में जीवांशों या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, ऐसे फूड जिनको सड़ाकर बनाया जाता है, ऐसे फूड जिनमें सूक्ष्म जीव, जीवाणु, है ना, और इनके बहुत सारे वैरायटी का नंबर होता है। इस तरह का फूड जिसमें सूक्ष्म जीवों का नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उनको लेने के बाद आपकी गैस्ट्रिक और गट हेल्दी बनी रहती है, ऐसे फूड को प्रोबायोटिक फूड और इस तरह के भोज्य पदार्थों को प्रकणवित भोज्य पदार्थ कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेड फूड। स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा, इनो के बारे में आपने सुना होगा। इनो जो होता है वो पेट खराब होने पर लेते हैं आप लोग जनरली, है ना। साउथ इंडिया में इनो की सेल बहुत कम है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इनो की सेल बहुत ज्यादा है। उसका कारण यदि मैं आपको बताऊं तो ये है वो रीजन। जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो इडली और डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड लेते हैं। फर्मेंटेड फूड का मतलब होता है कि इडली, डोसा, वड़ा इनको सड़ाकर बनाया जाता है, और जब खाद्य पदार्थों को हम सड़ाकर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे आवश्यक और परम आवश्यक सूक्ष्म जीवों का प्रविष्टीकरण हो जाता है, और फिर उस तरह के द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत लाभदायक मात्रा में सूक्ष्म जीव पहुंचते हैं। जैसे जब भी आप इडली, डोसा, वड़ा, सांभर इस तरह के खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बहुत अधिक संख्या में पहुंचते हैं। जी हाँ, ये वही जीवाणु हैं जो दही में पाए जाते हैं, लेकिन दही के अलावा इनकी जो है मात्रा फर्मेंटेड फूड मतलब इडली, डोसा इनमें भी होती है। और जैसे ही लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपके आंतों में पहुंचते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में इनका नंबर ज़्यादा होता है, तो रोग पहुंचाने वाले पैथोजन के नंबर को ये कम करना शुरू कर देते हैं। मतलब जितना ज़्यादा इन लाभदायक जीवाणुओं का नंबर आपके पेट में होगा, उतना कम हानिकारक जीवाणुओं का नंबर आपके पेट में होगा। तो इस तरह से वे जीवाणु जो लाभदायक होते हैं और गट को स्वस्थ बनाते हैं प्रोबायोटिक कहलाते हैं। तो इसी वजह से आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है फर्मेंटेड फूड खाने का। आप देख रहे हैं लगातार इनके स्टॉल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में इनकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं वो स्टार्टिंग उनकी गट से होती है, मतलब पाचन तंत्र के डिस्टर्बेंस से। और पाचन तंत्र यदि आपको हेल्दी बनाए रखना है तो पेट में आपको अच्छे जीवाणुओं के नंबर को बढ़ाकर रखना है, और नुकसान पहुंचाने वाले और जो रोगाणु जीवाणु हैं उनके नंबर को कम से कम बनाए रखेंगे आप। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया फर्मेंटेड फूड से, प्रकणवित भोज्य पदार्थों से। पंजाब में स्टूडेंट मक्के की रोटी और सरसों का साग चलता है। उसका कारण यही है कि मक्के की रोटी जो है वो एनर्जी देती है, और साथ ही साथ सरसों का जो साग है वो विटामिन से भरपूर होता है। छाछ और लस्सी इसलिए लिया जाता है क्योंकि छाछ और लस्सी भी वो माध्यम है जिसके जरिए हम अपने पेट में लाभदायक जीवाणुओं का नंबर पहुंचाते हैं। जैसे स्टूडेंट गर्मी शुरू हो रही है, मेरी एक बात तो बिल्कुल आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो छाछ जरूर यूज़ करिए। उसमें बहुत से लाभदायक बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोथर्मोफाइल्स, ये बैक्टीरिया आपके गट में पहुंचेंगे। दूसरे नंबर पर दोपहर के टाइम पर जब आप खाना खाने जाएं तो आप दही यूज़ करें जिसमें लैक्टोबैसिलस आपके गट में पहुंचेगा। और रात के समय पर आप अगर हो सके तो दूध ले लीजिए। इस तरह से आपको तीनों फॉर्मेट जो है, सुबह दही, सुबह मही, दोपहर में दही और रात में दूध, तो आपके शरीर में जीवाणुओं का नंबर बराबर पहुंचेगा। इन तीनों दूध के स्रोतों के माध्यम से कैल्शियम का नंबर बराबर पहुंचेगा, और लगभग कैल्शियम का एक हैंडसम अमाउंट आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगा। तो इन 4 महीनों में जो गर्मी आने वाली है आपको कभी भी न तो बोन की प्रॉब्लम होगी न तो टीथ की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छाछ, लस्सी, दूध कैल्शियम के रिच सोर्स हैं, क्योंकि तीनों ही मिल्क प्रोडक्ट हैं और मिल्क प्रोडक्ट कैल्शियम के सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं।
साथ ही साथ छाछ और लस्सी शरीर को ठंडे भी रखते हैं और पाचन तंत्र के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने अभी अभी बताया। अब मध्य प्रदेश में, जैसे जहां से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंदौर, यहाँ दाल बाफले का बड़ा चलन है। दाल बाफले में भी वही है, दाल प्रोटीन का सोर्स है, बाफला आटे से अर्थात स्टार्च से बनाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये है कहानी कि यदि आप दाल बाफले खाते हैं तो प्रोटीन के रूप में दाल अंदर जाएगी तो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, और स्टार्ची फूड के रूप में आटा अंदर जाएगा तो निश्चित रूप में आपको एनर्जी मिलेगी। कुछ जगहों पर कढ़ी चावल का रिवाज भी देखा गया है। स्टूडेंट, कढ़ी आपको पता है दही से बनाई जाती है, कुछ जगह मही से बनाई जाती है, और दही हो चाहे मही, जीवाणु तो होंगे ही होंगे, और निश्चित रूप में वही जीवाणु जब कढ़ी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी गट को, हमारे पाचन तंत्र को हेल्दी बनाते हैं। इसी वजह से जो लोग कढ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं उनका भी पेट खराब नहीं होता और दूसरी बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ शायद आपको समझ में आ रही हो, ऐसा भोजन जो सड़ाकर बनाया जाता है वो फर्मेंटेड फूड कहलाता है, प्रकणवित भोज्य पदार्थ कहलाता है, जैसे जलेबी, जैसे इडली, जैसे डोसा, है ना। और इसी तरह के फूड को प्रोबायोटिक फूड भी कहा जाता है। प्रोबायोटिक फूड में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी गट को, हमारे पेट को, पाचन तंत्र को हेल्दी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। इसी तरह से राजस्थान में दाल बाटी चूरमा का महत्व है। दाल प्रोटीन के रूप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देगा, और बाटी जो है अर्थात स्टार्च आटा वो आपको एनर्जी देगा। महाराष्ट्र में पूरन पोली और मिसल पाव चलता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ज्यादातर फर्मेंटेड फूड से होगा, प्रकणवित भोज्य पदार्थों से होगा, प्रोबायोटिक से होगा। इसी वजह से दरअसल में इस चैप्टर को दिए जाने का मेन एम है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इनका इंपॉर्टेंस भी जानते हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल फूड हमारे यहाँ यूज किया जा रहा है उसको लेकर दरअसल में ये अवेयरनेस कैंपेन है, इसीलिए इसके बारे में आपसे चीजें पूछी जाएंगी। तो आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़िएगा। अब सीधे सीधे मैं उसी तरफ मूव करता हूं। आज के समय पे जब गेहूं और चावल के ज्यादा इस्तेमाल से भारत में डायबिटीज पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, और शायद 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में है। इसी चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहते हुए संबोधित किया था कि यदि भारत डायबिटीज से ग्रसित देश बन गया, हालांकि उस समय उन्होंने बन गया बोला था, अब तो सच में बन गया है, लोगों को हमारे पारंपरिक पुरातन भोजन की तरफ लौटना चाहिए। और ये आप स्पेशल पैकेट में देख रहे हैं, यही है हमारा मोटा अनाज, इसी को कहते हैं श्री अन्न। तो श्री अन्न, जिसको मोरधन, जिसको झंगोरा मिलेट, जिसको कोदरा मिलेट, जिसको कंगनी, जिसको रागी कहते हैं, यही हमारा ट्रेडिशनल असल फूड है जिसको हम शुरुआत में हमारे जो दादा परदादा हैं वो खाया करते थे। अब श्री अन्न के बारे में मैं एक एक करके आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, एक एक करके आपको चीजें बताता हूं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन इधर में से आएगा स्टूडेंट, इस पेज में से जरूर क्वेश्चन आएगा आपको। और अगर इस पेज में से नहीं आया तो नेक्स्ट जो पेज है वो बिल्कुल तैयार है। कैसे? जैसे देखिए, वर्ष 2023, अभी 2025 चल रहा है, वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था। पूरी दुनिया में सिर्फ एशिया में इंडिया और अफ्रीका ऐसे ही दो महाद्वीप हैं, ऐसे ही दो कॉन्टिनेंट हैं जहां मिलेट को प्राचीन समय से लोगों के पूर्वज यूज करते थे, लेकिन वर्तमान में जब से गेहूं और चावल का चलन आया, इन दो खाद्यान्न फसलों का जब से उत्पादन हुआ है, लोग मानो मिलेट को भूल गए हैं। लेकिन गेहूं और चावल में एक सबसे खतरनाक या मैं कहूं गद्दार चीज होती है ग्लूटेन, और ग्लूटेन की वजह से, और कई बार गेहूं और चावल स्टार्ची सोर्स हैं तो ये आपके ब्लड में ग्लूकोज की हाइक बढ़ा देते हैं, जिस वजह से डायबिटिक पेशेंट का नंबर तेजी से बढ़ा है गेहूं और चावल यूज करने वाले क्षेत्रों में।
तो इसी वजह से जो हमारे पूर्वज जब यूज करते थे मिलेट, तो उनको ना तो कभी डायबिटीज होता था, ना तो उनको हार्ट डिसीज होते थे। इसीलिए जो जितने ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो सब भोजन के रूप में यही मिलेट यूज करते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, कोदो, कुटकी और चीना। तो उनको कभी भी डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मिलेट फ्री फ्रॉम ग्लूटेन। और यही स्टेटमेंट मोदी जी का था 2023 में, जब पूरी दुनिया ने 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया। स्पेशली इंडिया के ज्यादा एफर्ट थे 2023 को मिलेट ईयर घोषित कराने में। तो आपसे 101% क्वेश्चन पूछेंगे, इनमें से कौन मिलेट नहीं है? क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मिलेट अर्थात मोटा अनाज या श्री अन्न कौन सा है। अच्छा, मोटा अनाज इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि पानी का बहुत कम अमाउंट चाहिए है इन फसलों को ग्रो होने के लिए। दूसरी चीज, श्री अन्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं में से आप देखिएंगे ज्वार और ये बाजरा जो है, ये प्राचीन समय में देवताओं को जब भोग लगाया जाता था तो ज्वार बाजरा से ही लोग भगवान को अर्पण देते थे, खाद्यान्न देते थे, मतलब उनके प्रसाद के रूप में। तो इसी वजह से इनको श्री अन्न कहा गया। तो याद रखेंगे, सबसे पहले आपको कौन मिलेट है ये आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में इन मिलेट का जिक्र है, तो ये तो होंगे ही होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, 2023 को कौन सा ईयर माना गया है ये भी आपको पता चल गया, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। अब ये जो टेबल है स्टूडेंट, मिलेट तो कौन है ये आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए मिलेट का साइंटिफिक नेम। जैसे आप में से 90% लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आप यदि अपने डेप में मेंशन करते हैं कि मेरे को एग्रीकल्चर बड़ा पसंद है या मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन हूं, तो आपसे 5 सब्जियों के या 5 फलों के साइंटिफिक नेम पूछते हैं। तैयार रखिएगा इस चीज को। स्पेशली रैकबार सर, कोस्टी सर का बोर्ड इस क्वेश्चन को हमेशा ही रखता है कि आपने अपने डेप में मेंशन किया कि खाना खजाना मतलब खाना बनाना, स्पेशली गर्ल के डेप में ये चीज़ मेंशन होती है, तो वहाँ से पहला स्टेटमेंट वो यही पूछते हैं कि बेटा 5 फल और 5 सब्जियों के नाम बताओ साइंटिफिक नेम के साथ, जो तुम अपने गार्डनिंग में यूज़ करती हो, कुकिंग में यूज़ करती हो, जो भी हॉबी होगी तुम्हारी उसमें। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ये मोटे अनाज के नाम दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। जैसे ज्वार का नाम दिया गया है, बाजरे का नाम दिया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो क्वेश्चन बने हुए हैं मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें आपको बताऊं। मोटा अनाज खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है, मतलब ज्वार, बाजरा, रागी ये सब खरीफ की फसलें हैं स्टूडेंट। और इन्हीं फसलों में जो ज्वार होता है इसको किंग ऑफ मिलेट कहते हैं। आप में से कई लोगों को लगता होगा बाजरा, बिल्कुल नहीं, ज्वार को कहते हैं किंग ऑफ मिलेट। और जो बाजरा होता है ये मालवा क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। रागी, जिसको मंडुआ भी कहते हैं, फिंगर मिलेट भी कहते हैं, कैल्शियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। ध्यान रखेंगे, ये एक चीज जो मैंने बताई आपको। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, मैंने बताया था 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बना है, उससे 8 दिन पहले एफएओ बना है। याद रखिएगा स्टूडेंट, एफएओ से पहले, माफी चाहता हूं, यूनाइटेड नेशन से 8 दिन पहले एफएओ बना है, जिसका हेड ऑफिस रोम में है। तो वही एफएओ जो है उसने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था, जिसमें मोदी जी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप मानो भूमिका तो थी। और इसी वजह से आज भी जो कैबिनेट है, संसद है, वहां पर ब्रेकफास्ट जो मिलता है वो मिलेट कंपलसरी मिल रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो टाइट पॉलिटिशियन हैं उनको या तो डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम है, और डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम का मेन रीजन आया है ग्लूटेन, गेहूं और चावल। इसी वजह से मिलेट आया है उनके ब्रेकफास्ट के रूप में, जो ग्लूटेन फ्री है तो प्रॉब्लम नहीं देता। और सबसे लास्ट में 9 जनवरी को इंटरनेशनल मिलेट डे असम गुवाहाटी ने मनाना शुरू किया था। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो मिलेट से ही रिलेटेड हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसी में ये जितने मिलेट से क्वेश्चन बने हैं मैंने वो सब एक पेज में आपके लिख दिए, आप इनको जरा देख लीजिए। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान के 30% लोग ट्राइब्स हैं,
भाई ST SC लोग कहाँ रहते हैं? जंगलों में या जंगलों में नहीं रहते, सुव्यवस्थित घरों में रहते हैं। तो आज ज़्यादातर ट्राइबल जनजातियां या आदिवासी जनजातियां या तो जंगलों में रहती हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में रहती हैं, या सुव्यवस्थित तरीकों से कॉलोनी में रहती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर यही यूज़ करती हैं। मिलेट आज भी यूज़ होता है, 100 में से 33% लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन आफ्टर द कैंपेनिंग ऑफ नरेंद्र मोदी अब इसका परसेंटेज जो है वो और जो है वो बढ़ा है। तो याद रखिएगा कि मिलेट जो है वो खरीफ की फसलें हैं। अनाज का राजा जैसे चावल को कहते हैं और अनाज की रानी जैसे मकई को कहते हैं, उसी तरह से मिलेट का राजा जो है वो किसे कहते हैं? अच्छे से देख लीजिए, ज्वार को। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ये वर्ड दिया था श्री अन्न, और श्री अन्न का मतलब होता है देवताओं को अर्पित भोजन। लेकिन उन्होंने इसकी साइंटिफिक व्याख्या करके बताया था कि जलवायु परिवर्तन जैसे हालात इंडिया में बन रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो पानी की कमी होगी। तो पानी की कमी होगी तो गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलें दम तोड़ रही हैं। तो वहाँ मिलेट जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का अभी भी पेट भरेगा, इसलिए नाम पड़ा श्री अन्न। वर्ष 2023 में यूनाइटेड नेशन ने भी मिलेट को दुनिया में प्रचारित प्रसारित करने का बीड़ा उठाया था और 72 देशों ने मोदी जी की बात को स्वीकार किया था, ये तो आपको पता ही चल गया। फिर श्री अन्न को देवअन्न भी, देवताओं का अन्न कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें उच्च पोषक तत्व होते हैं। सुपर फूड कहते हैं स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। सुपर फूड का मतलब ग्लूटेन फ्री है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है ऐसे फूड जो हमारे शरीर के अंदर जाके ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज करते हैं, उनमें मिलेट काफ़ी निचले पायदान पर आते हैं। जैसे गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई है, लेकिन मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, इनको उत्पादित करने के लिए एक क्रांति शुरू की गई है जिसको साइलेंट रेवोल्यूशन या मूक क्रांति भी कहते हैं। लहरी बाई का नाम आपने मुझसे बेहतर सुना है। इन्होंने 30 मिलेट जातियों को संरक्षित करने के लिए अपने घरों में ही बीजों का संग्रह करके रखा है, और ये शायद मंडला या डिंडोरी कहाँ से, आप इनको और अच्छे से देख सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी कंफर्म नहीं स्टूडेंट। एक जिला एक उत्पाद योजना में भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, और हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना की गई है, ताकि यहाँ न केवल बाजरा बल्कि मिलेट की और एक्सीलेंसी को उभारा जाए। मिलेट को किस तरह से और इफेक्टिव बनाया जाए, इस तरफ दरअसल में ध्यान आकर्षण है। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा स्टूडेंट, आपको भले लग रहा होगा कि हमारे घरों में हमारे पूर्वज शुरू से दाल चावल सब्जी रोटी मसाले, है ना, सैलेड, छाछ, पनीर, दूध, मठा, घी, ये सब खाते आए हैं। भले आपको उसकी वैल्यू समझ में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस पारंपरिक भोजन की आज भले वैल्यू ना हो आपकी नज़रों में, लेकिन उसकी साइंटिफिकली बहुत वैल्यू है। अगर कोई सच में उस तरह से बताने वाला हो और सच में कोई उस तरह से फॉलो करने वाला हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि आप खाने को चबा चबा कर 32 बार, एक सिंगल बाइट को जिसको आपने अपने मुंह के अंदर रखा, अगर आपने उस निवाले को 32 बार चबाया तो आपके गैस्ट्रिक ऑर्गन को और आपके एंजाइमों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो पारंपरिक हमारा जो भोजन है उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबी जरूर है। जैसे लहसुन और प्याज में सल्फर है, वो एंटी माइक्रोबियल है। बहुत सारी फल और सब्जियां हैं, उसमें विटामिन और मिनरल हैं। अनाज में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। सड़ाकर बनाए गए फूड फर्मेंटेड फूड होते हैं जो गैस्ट्रिक लेवल को इंक्रीज करते हैं। मतलब पारंपरिक भोजन जो है ये हमारे समाज की विशिष्ट धरोहर है।
जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता जाएगा, ये जो फूड स्टफ है, ये जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, ये भी आगे बढ़ते जाएंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसी दौरान आज जो नई जनरेशन आ रही है, जो जेनजी है, जो न्यू कमर जनरेशन है, इसने ट्रेडिशनल फूड के इम्पोर्टेंस को काफ़ी कम कर दिया है। जैसे स्टूडेंट, आप लोग ही याद करिए, घरों में कभी अगर सब्जी बनती थी, स्पेशली वो भाजी, हरी पत्तेदार सब्जियां, तो आप खाना नहीं खाना पसंद करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने फादर और मदर की डांट फटकार के बाद उसे नहीं खाते थे, आप खा लेते थे, कैसा भी मुंह बनता था लेकिन आप खा लेते थे। लेकिन जो ये जनरेशन आई है, वो जनरेशन तो सिरे से डिनाई कर देती है, और हमारा जो गेहूं चावल, मतलब हमारी जो थाली है जिसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, इनकी जगह मानो पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड ने ले ली है। मतलब जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हमारे ट्रेडिशनल फूड की जगह जंक फूड आ गए हैं। और जंक फूड इतने डेंजरस हैं कि इसका तो एक अलग से लेक्चर जब मैं बनाऊंगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन जंक फूड के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा कि आप दोबारा से फ्रेंच फ्राइज को यदि देखेंगे तो कभी भी उसे खाने की जहमत नहीं उठाएंगे। इतना डेंजरस फूड है या इतना खतरनाक खाना है ये जितने भी जंक फूड हैं वे। तो क्या है इन जंक फूडों में खतरनाक? पोषण के नाम पर हैं जीरो, सिर्फ पेट भरते हैं, साथ ही साथ और दूसरी प्रॉब्लमों को क्रिएट करते हैं। इनके बारे में एक ब्रीफ वीडियो दूंगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिशनल फूड की अगर किसी ने जगह ली है आज के समय पे, तो वो यही फूड है स्टूडेंट, जंक फूड। और उम्मीद हम यही करेंगे कि जो हमारे दादा परदादा है ना, जो प्राचीन परंपरा का हमारा भोजन जो हिस्सा रहा है, जिसको हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी और हमने खाया है, यही थाली जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन भी यूज करे। क्योंकि कहीं ना कहीं भोजन जो है वो देवताओं के दिया गया प्रसाद है, और इस प्रसाद में इतने सारे बलिष्ठ एलिमेंट हैं जो आपकी शारीरिक और मेंटल ग्रोथ तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको रोगों से बचाते हैं, और उससे भी इम्पॉर्टेंट हमारी असल परंपरा का हिस्सा है हमारा भोजन। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाजों के भोजन को भूलकर वेस्टर्न कल्चर के भोजन की तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो रहे हैं, जिसका खामियाजा भी हमको बहुत जल्दी भुगतना पड़ रहा है। जितने लोग ट्रेडिशनल फूड छोड़कर वेस्टर्न फूड की ओर अर्थात जंक फूड की तरफ मूव ऑन हुए हैं, जल्दी ही उनकी आंखों ने चश्मा पकड़ लिया है, जल्दी ही उनके कानों ने कम सुनना शुरू किया है, जल्दी वो लोगों ने बीमार पड़ना शुरू किया है। तो वेस्टर्न फूड अर्थात जंक फूड उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना हमारा ट्रेडिशनल और रफ एंड टफ फूड है। तो उम्मीद करते हैं कि हमको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, परमात्मा से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इंडिया जैसी कंट्री में अपने प्रसाद को देने के लिए इन फसलों के माध्यम से, इन पौधों के माध्यम से, जिनको सिर्फ ग्रहण करने से न केवल हम अपनी ताकत बल्कि अंदरूनी और इंटरनली शक्ति का भी विकास करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारा पारंपरिक भोजन हमारे साथ हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों को मिले, जितने लोग इसको चाहें मालिक दोनों वक्त दोनों की थाली में से अवेलेबल कराए, इसी उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को करता हूं ऑफ। और इस तरह से स्टूडेंट ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कि ट्रेडिशनल फूड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ होता है समाप्त। और वीडियोस के लिए बने रहिए आप ब्रह्मी के साथ। नीचे एक टैगलाइन चल रही होगी, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।